डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे सैयद वंश पर। आपको ज्ञात होगा कि तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद इतने अयोग्य थे कि उनके समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार बहुत कम रह गया था। अमीरों का प्रभाव बढ़ गया था तथा आसपास के सूबेदारों का प्रभाव सल्तनत पर स्थापित हो गया था। नासिरुद्दीन महमूद तो अयोग्य था ही, संयोग से उस समय 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हो गया। तैमूर ने अपने आक्रमण में दिल्ली को तहस नहस किया, लूटपाट की और अग्निकांड कत्लेआम करते हुए दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। तैमूर ने दिल्ली को ही नहीं लूटा बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों को भी बुरी तरह लूटपाट और वहां कत्लेआम कर तैमूर कांगड़ा होते हुए वापस समरकंद लौटा। तैमूर के समय दिल्ली की स्थिति डावाडोल तो हुई गई थी, परंतु कुछ समय के पश्चात तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद मृत्यु को प्राप्त हो गया और तैमूर द्वारा लाहौर और दीपालपुर के सूबेदार बनाए गए खिजर खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह खिजर खां ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। खिजर खां के वंश को सैयद वंश इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि कतिपय इतिहासकार ये बताते हैं कि खिजर खां अपने को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था, इसलिए वो अपने वंश को सैयद वंश कहता था। इसी आधार पर खिजर खां के वंश को सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, यद्यपि इसने स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया, खिजर खां ने अपने को तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख का ही प्रतिनिधि माना। इसलिए खिजर खां ने स्वयं अपने को स्वतंत्र शासक न मानकर शाहरुख के राज प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करता रहा तथा शाहरुख को कर इत्यादि भेंट भेजता रहा। खिजर खां के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत सीमित हो गई थी, यद्यपि क्योंकि खिजर खां दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार था, इसलिए पंजाब, मुल्तान और सिंध दिल्ली में अवश्य सम्मिलित हो गए थे। परंतु इसके अतिरिक्त दिल्ली साम्राज्य दोआब के मेवात प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। अर्थात दिल्ली सल्तनत का विस्तार अत्यंत सीमित हो गया था, यहाँ तक कि प्रायः इटावा, कटेहर, कन्नौज,
पटियाली तथा कंपिल के हिंदू जमींदार बार बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर सुल्तान को चुनौती देते रहते थे। यद्यपि खिज़र खां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, परंतु उसमें उस प्रकार की सैनिक योग्यता नहीं थी जिस तरह बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या अन्य दिल्ली के महत्वपूर्ण सुल्तानों में रही है। इस कारण खिज़र खां अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर सका, परंतु अपने उदार शासन के कारण वह अपनी प्रजा में शासन सुचारू रूप से कर सका और अंततः 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मुबारक शाह ने, जो मुबारक खान नाम से पहले जाना जाता था, मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और स्वयं अपने नाम के सिक्के ढलवाए। इस तरह मुबारक शाह ने अपने को विदेशी अधीनता से मुक्त किया। उसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध हो रहे विद्रोहों को रोका, उनका दमन किया। उसके शत्रुओं में उत्तर पश्चिम में खोकर नेता जसरथ, दक्षिण में मालवा का शासक और पूर्व में जौनपुर के शासक मुख्य प्रतिद्वंदी थे। ये सभी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। इस कारण मुबारक शाह को इनके विद्रोह का दमन करना पड़ा तथा इनके विद्रोह का दमन कर उसने अपने को सुरक्षित किया। यद्यपि मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में सबसे योग्य था, परंतु फिर भी उस काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि बार बार विद्रोह होते थे और सुल्तान को बार बार विद्रोह का दमन करना पड़ता था। उसने अमरोहा, तवर हिंद, जालंधर, फिरोजपुर के कई क्षेत्रों में हो रहे विद्रोह का दमन किया। बार बार जागीरदारों के विरुद्ध उसे युद्ध करना पड़ा। उसने अपने शासनकाल में बदायूं, इटावा, कटेहर, ग्वालियर आदि पर आक्रमण किया और इन विद्रोहों को दबाकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। मुबारक शाह के शासनकाल में हम जानते हैं कि उसके दरबारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख-ए-मुबारक शाही लिखी, जिसमें उसने मुबारक शाह के साथ ही सैयद वंश के शासनकाल से पूर्व का वर्णन करने का प्रयास किया है। मुबारक शाह ने दिल्ली के निकट मुबारकाबाद नगर बसाया और 1434 ईस्वी में जब वह इस नगर के निरीक्षण के लिए जा रहा था तो उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या करवा दी जब वह उस नगर के निरीक्षण के लिए जा रहा था। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात अमीरों ने मुबारक शाह के भाई के पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां को सुल्तान घोषित किया और फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद शाह के समय दिल्ली की सल्तनत की स्थिति और भी दयनीय हो गई और दिल्ली मात्र 20 कोस दूर के सरदारों और तब इतनी दयनीय स्थिति दिल्ली की हो गई थी कि
दिल्ली से मात्र 20 कोस दूर के सरदार भी दिल्ली सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह का जो शासन रहा अत्यंत ही अयोग्य रहा। मोहम्मद शाह अपने वजीरों के प्रभाव में रहा। उसका वजीर कमाल उल मुल्क यद्यपि अधिक योग्य तो नहीं था, परंतु फिर भी वह मोहम्मद शाह को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं मोहम्मद शाह तो योग्य था नहीं, उसकी वजीर की अयोग्यता से भी शासन में और भी अक्षमता आ गई। उस समय बहलोल लोदी जो कि पंजाब में सूबेदार था, मुल्तान का सूबेदार था, बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करना चाहा, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। बहलोल लोदी को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद शाह ने उसे बुलाकर उसका सम्मान किया, उसे खाना की उपाधि दी और पंजाब पर उसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया। इस तरह यद्यपि बहलोल लोदी आक्रमण में विजयी तो नहीं हो पाया, परंतु बहलोल लोदी के आक्रमणों से बचने के लिए मोहम्मद शाह ने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। संभवतः सैयद शासकों में यह सबसे अयोग्य सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन आराम पसंद और विलासी युवक था। वह अपने भोग विलास में ही व्यस्त रहता था। उसके अयोग्य शासन के कारण उसका वजीर भी उसे पसंद नहीं करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन को योग्यतापूर्वक न संभाल पाने के कारण अलाउद्दीन आलम शाह स्वयं अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा कर बदायूं चला गया। 1447 ईस्वी में बहलोल लोदी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु बहलोल लोदी पुनः असफल रहा। अंत में हमीद खां ने बहलोल और नागौर के सूबेदार कियाम खां को दिल्ली आमंत्रित किया। वजीर हमीद खां का विचार था कि जो भी उनमें से दिल्ली में रहेगा वह वजीर हमीद खां के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। बहलोल लोदी ने कुछ समय पश्चात हमीद खां को मरवा दिया और इस प्रकार हमीद खां को मरवाकर दिल्ली पर बहलोल लोदी का अधिकार हो गया। बहलोल लोदी ने 1450 ईस्वी में शासन सूत्र अपने हाथ में लिया। उसने अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं से दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। बहलोल लोदी चाहता था कि अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली आकर स्वयं सुल्तान की गद्दी संभाले, परंतु अलाउद्दीन ने अपनी दुर्बल स्थिति और अपनी अक्षमता को देखते हुए इनकार कर दिया और बदायूं में रहना ही उचित समझा। इस तरह बहलोल लोदी का दिल्ली पर अधिकार हो गया और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सैयद वंश का अंत हो गया। इस तरह दिल्ली पर सैयद वंश के शासन का अंत तथा लोदी वंश का शासन स्थापित हो गया।